हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद रखिएगा, मेहनत सफलता की कुंजी है। तो इसी वाक्य के साथ आज हम संस्कृत में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक शैमोशी भाग 2 का प्रथम पाठ, शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम में पर्यावरण हम जानते, पर्यावरण हमारा वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें हम जीवित हैं या जिससे संबंधित हम कार्यों को करते हैं। तो पर्यावरण, शुचि अर्थात होता है पवित्र, स्वच्छ। तो स्वच्छ पर्यावरण की यहाँ बात की गई है। यहाँ बताया गया है कि वास्तव में आज का पर्यावरण स्वच्छ है। क्या कहेंगे आप? क्या वातावरण आपको शुद्ध मिलता है? क्या आपकी हवा शुद्ध है? क्या खाने की वस्तुएं शुद्ध हैं? क्या पानी शुद्ध है? अरे हर एक वस्तु में आज मिलावट है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। और मिलावट की बात करें तो आज व्यक्ति भी शुद्ध नहीं है, मिलावट तो उसमें भी है। आप भी यही सोच रहे होंगे मेरी बातों में कि मैम आप तो कह रहे हो कि वस्तुओं में मिलावट है और हम कह रहे हैं व्यक्ति में मिलावट है। बिल्कुल सही। आज व्यक्ति से लेकर वस्तुएं या वस्तुओं से लेकर व्यक्ति तक कोई भी शुद्ध नहीं है। यदि शुद्धता नजर आती है तो पिछला समय जो चला गया वहां शुद्धता थी। आज गांव में हम जाते हैं, वहां शुद्धता है। वहां का वातावरण, बहती नदियां, झरने, उसका पीते हुए जो लोग पानी पीते हैं, जो वहाँ का वातावरण है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं है, धुआं नहीं उड़ रहा है, कोई पेट्रोल डीजल का धुआं नहीं है, किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं है। जब ये नहीं होता है तो वहाँ उड़ती हुई मिट्टी भी स्वच्छ होती है, वहाँ खेत खलिहान, स्वच्छ वायु मिल रही है सुबह सुबह। तो आज लोगों ने जो शहरीकरण कर दिया है, लोग जहाँ शहरों में रहने आ गए हैं, वहाँ उनका जीवन पहले से काफ़ी कम हो गया है। आज आप देख पाते होंगे, सुन पाते होंगे कि लोगों की जो जीवन है, उनकी जो उम्र है, वो पहले के लोग 120 साल जीवित रह जाते हैं। पहले के इंसान जो बहुत समय पहले, मतलब जो आपके दादा दादी होंगे या परदादा दादी होंगे, यदि उनकी उम्र देखी जाए, यदि उनके चलने फिरने में और आपके चलने फिरने में, उनकी स्टेमिना और आपकी स्टेमिना में यदि दोनों में तुलना की जाए तो वो 90 साल की उम्र में भी हमसे काफ़ी अच्छे हैं। चलने में, दौड़ने में, खाने में, पीने में, खाने को पचाने में, याद रखने की उनकी क्षमता, उनकी पढ़ाई का जो ढंग था, सब कुछ हमसे अलग है। आज हम थोड़ी देर धूप में खड़े नहीं हो पाते, हम थोड़ा सा कोई मौसम सहन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हमारी आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। कारण एक ही है, हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण जो कि शुचि नहीं है, शुद्ध नहीं रह गया है। और यहाँ पर लिखने वाले भी कहीं ना कहीं इसी विडंबना में और दुखी मन से ये लिख रहे हैं कि वर्तमान समय का वातावरण पूरे तरीके से मलिन हो चुका है। और वो भी कहाँ जाना चाहता है? गांव की तरफ और यदि आप गांव में निवास करते हैं या आपके गांव में कोई आपके हैं, दादी हैं, परिवार के कुछ लोग हैं, तो मैं यही आपसे कहूँगी कि शहरों से यदि कभी छुट्टी मिलती है, शहर के वातावरण से कभी आपको यदि अवकाश मिलता है, तो कहीं और जाने से अच्छा कुछ दिनों के लिए गांव में अवश्य जाइए। वहाँ के वातावरण से आप थोड़ा मिलिए, वहाँ के लोगों से जरा बात करना सीखिए। वहाँ के लोगों में आदर, सम्मान, अपनत्व की भावना कूट कूट कर भरी होती है। जब भी मैं आपको कोई विषय या पाठ लेकर आती हूँ तो कुछ ऐसे थॉट या कुछ ऐसे शब्द बोल जाती हूँ कि मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए और आप सुन सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि बाकी ये वातावरण यदि ऐसा है कि गांव में आपका रहवास है, कोई रहता है, तो बिल्कुल छुट्टियों में गांव जाना मत छोड़िए। कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन यदि गांव आपको घूमने के लिए मिल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इन्हीं बातों के साथ हम चलते हैं पर्यावरण की तरफ। आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि आखिर क्या बात कही गई है। श्लोक है, श्लोक का अन्वय है, तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, अन्वय पढ़ेंगे। अन्वय की जरूरत हमें क्यों पड़ती है श्लोकों के अंदर? क्योंकि श्लोक जो होते हैं वो 2 प्रकार की विधि में होते हैं। खंड अन्वय, मतलब खंडान्वय होती है, और एक दंडान्वय होती है। खंडान्वय में क्या होता है? यहाँ पर हम जो श्लोक होता है उसके खंड करते हैं। दंडान्वय क्या होता है कि जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोकों के शब्दों के अकॉर्डिंग हम उसका हिंदी अर्थ करते चले जाते हैं, उसका अन्वय नहीं करते हैं। और खंडान्वय, जब हम उस श्लोक का खंड खंड करके उसका अन्वय एक क्रम से जमा लेते हैं। तो श्लोकों में अन्वय जरूरी है। श्लोक पढ़ने के बाद अन्वय पढ़ते हैं तो आप कभी कभी खुद ही अर्थ निकाल पाते हैं। चलिए विषय की ओर चलते हैं।
दुर्वह अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। दुर्वह मतलब दुर्लभ, कठिन, यहां पर शब्द जुड़ा है दुर्वहम और अत्र। यहां कठिन है। देखिए अभी मैं दंडान्वय की तरफ जा रही हूं, अभी आपको एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए नीचे की तरफ जाएंगे जहां अन्वय में पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। यहां कठिन है जीवितम जातम, जीवित रहना यहां कठिन है। प्रकृति रेव शरणम, यहां पर प्रकृति और एव आता है, यह विसर्ग संधि के अनुसार चलता है। प्रकृति ही शरण है। यहाँ जीवन हमारा कठिन है, इस प्रकृति ही हमारी शरण है। देखिए जब हम प्रकृति के अनुरूप नहीं चलते, हम प्रकृति के प्रतिकूल चलने लगते तो प्रकृति अपनी आपदाओं से हमें परेशान करना शुरू कर देती है। तो हमारी जो शरण है वो प्रकृति ही है, इसको बचाओ। कहते हैं ना वृक्षों को लगाओ, पेड़ों को लगाओ। आप जितने वर्ष के आप हर वर्ष अपना बर्थडे मनाते हैं, कितने आप कैंडल जला देते हैं, कितने आप केक काट डालते हैं, खेल लेते हैं, उसे फेंक देते हैं, लेकिन यदि हम वृक्ष को लगाते हैं अपने हर एक जन्मदिन पर, तो आप जितने वर्ष के हो गए हैं आपने कहीं ना कहीं उतना आपके यदि लगाए होंगे आपने शुरू से ही, तो उतने वृक्ष आपके हो चुके होंगे। तो कितना पुण्य मिलता है कि हम इस प्रकृति को बचाने के लिए, लोगों को स्वच्छ वायु देने के लिए हमने वृक्ष लगाए हैं। मेरा योगदान इस प्रकृति को स्वच्छ रखने में। तो वो क्या कह रहे हैं, प्रकृति की शरण में चलो भाई, क्योंकि यहाँ तो जीना कठिन है। कैसे जीना कठिन है? अब देखिए एक और पंक्ति, शुचि पर्यावरणम, और पर्यावरण को शुद्ध रखो। यहाँ जीवन कठिन है, प्रकृति की शरण में चलो, पर्यावरण को शुद्ध रखो। महानगर मध्ये चलद निशम कालायश चक्रम मनः शोष्यत तनु पेशियत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैर्मुनाशनानेव जनग्रशनम शुचि पर्यावरणम। किसी भी लय में आप इसे पढ़ सकते, जैसे आप शब्दों का उच्चारण कर पाए वैसे। तो महानगर मध्य, इनको दो इनमें तोड़ेंगे। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में, बड़े बड़े नगर, आज स्मार्ट सिटी बन गई है, क्या नहीं होता है उसमें? क्या सब जरूरी है? हाँ, आज के वातावरण के अनुसार जरूरी है, बिल्कुल। हमें ज़रूरी है कि हम आज तकनीकी की में जो वातावरण चल रहा है, तकनीकी का जो माहौल चल रहा है, हम उसमें प्रवेश करें, नहीं तो हम दुनिया से पीछे छूट जाएंगे। हमें उसके साथ चलना होगा, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि जिस आपने मेट्रो सिटी बनाने के लिए, जिस ब्रिज को बनाने के लिए जिन पेड़ों को आपने काटा, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उन पेड़ों को, जितने पेड़ों को काटा गया उतने पेड़ों को कहीं लगा दिया जाए? विदेशों में क्या होता है, यदि कहीं से कोई पेड़ उखाड़ दिया जाता है तो उसे कहीं और जाकर रोप दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है। और हमारे यहाँ हम उसको काट 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 के फेंक देते हैं। हमारा भारत बहुत सुंदर है और था तो सही, उसको सुंदर बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो इन महानगरों के मध्य में चलद निशम, यहाँ पर दो शब्द जोड़े हैं, चलद और अहनिशम। अहनिशम मतलब हो जाता है दिन रात। दिन रात चलते हुए कालायश चक्रम, जो समय का चक्र चल रहा है, पूरे उसमें चक्र दौड़ रहा है इन महानगरों के मध्य में। मनः शोष्यत, जो मन को क्या कर रहा है, मन का शोषण कर रहा है। तनु मतलब शरीर का, पेशियत मतलब पीस रहा है शरीर को, मन का शोषण कर रहा है, शरीर को पीस रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, और ये जो चक्र है समय का, जो महानगरों के मध्य में दौड़ भाग चकाचौंध और लगातार हम जो भागते जा रहे हैं, हम अपने ज़रूरत के लिए, हम अपने जॉब के लिए, हम दिन रात जहाँ पिसते जा रहे हैं, महानगरों के मध्य में हम दिन रात रोडों पर घूमते हैं। हमारा मन का शोषण हो रहा है। हम खुले मन से हम जी ही नहीं पाते हैं, प्रसन्न हो ही नहीं पाते हैं कि ये काम वो काम, ये तनाव, ये हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ये क्यों? ये महानगरों के मध्य में जो हम रह रहे हैं, ये उसका प्रभाव है। यहाँ दौड़ती दुनिया है, कोई चल नहीं रहा है, सब भाग रहे हैं और उनके साथ हमको भी भागना है। जैसा मैंने कहा, पीछे रह जाएंगे। तो महानगरों के मध्य में, इस समय के चक्र में, दिन रात चलते इस चक्र में मन का शोषण हो रहा है, शरीर को पीसा जा रहा है, पिस रहा है। और ये चक्र वक्र मतलब टेढ़ा चल रहा है, सीधा नहीं चल रहा है, ये चक्र टेढ़ा चल रहा है। दुर्दांत,
दुर्दांत दशनई अमुना। यहाँ पर देखिए मैं शब्द को आपको अलग अलग बताती हूँ। ये हो गया आपका दुर्दांत विसर्ग, रा की जो रेफ लगी है वो विसर्ग में आएगी। दुर्दांत दशनहि अमुना, दुर्दांत ही भयंकर, दशनहि डस रहे हैं, ठीक है। अमुना मतलब जो भयंकर दांत है, यहाँ पर दंतई भी है ना, तो भयंकर जो दांत हैं, किसके दांत, जो काल चक्र के दांत हमारे तरफ दौड़ रहे हैं, मतलब जो समय का पहिया चल रहा है और हमारे पास इतने सारे चैलेंज आ जाते हैं। हम जॉब करते हैं तो ये डेट है, ये आपकी मतलब क्या है, जो अंतिम जो डेट दी जाती है, मतलब आपकी डेडलाइन, ये डेडलाइन है, यहाँ पर आपको काम समाप्त करना है, फिर वहाँ से दूसरा काम आ गया, यहाँ से कुछ और आ गया, यहाँ घर की परेशानी आ गई, यहाँ पर ये बिल जमा करना, मतलब बहुत सारा, क्या नहीं है, बहुत सारा है। यदि मुझको वो लोग सुन रहे होंगे जो इन सारे चकाचौंध से भरे हुए हैं, और ये भी जमा और ये भी यहाँ का भी परेशानी, यहाँ पैसे देना है, ये लोन और ये बिजनेस, मतलब हम इतना ज़्यादा गसे हुए हैं, हम खुले मन से हम हंस ही नहीं पाते हैं। तभी तो हम हंसने के लिए योगा लेते हैं, लाफिंग योगा करते हैं। हम खुद से नहीं हंस पाते, क्यों? क्योंकि हम गसे हुए हैं भाई, हमारे मन का शोषण हो रहा है, हमारे शरीर को पीसा जा रहा है। तो यहाँ पर वही है, और ऐसे भयानक दांत जो डस रहे हैं, इस प्रकार, अमुना मतलब इस प्रकार के शनेव जग्र ग्रसनम, मतलब इस प्रकार ये लोगों को कहीं ग्रसित ना कर लें, खा ना लें। इसीलिए इस पर्यावरण की रक्षा करो, शुचि पर्यावरणम, इस पर्यावरण को शुद्ध बनाओ। ये तो हो गए हमारे दंडान्वय, मतलब ये तो हमने एक एक शब्द का अर्थ जाना, कहीं आगे कहीं पीछे। अब देखते हैं अन्वय, अब आपको सीक्वेंस में अर्थ मिलेगा। अत्र जीवित दुर्वह जातम प्रकृति एव शरणम, यहाँ जीवित रहना कठिन हुआ है, प्रकृति एव शरणम, प्रकृति की शरण लो। शुचि पर्यावरणम स्यात्, और स्यात् मतलब चाहिए, यहाँ पर शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। महानगरे मध्य, महानगर के मध्य में, कालायस चक्र महीने, समझो समय का चक्र दिन रात चल रहा है। मना शोष्यत, मन का शोषण कर रहा है, तनुपेश्यत, शरीर को पीस रहा है, सदा वक्रम भ्रमति, वो हमेशा टेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता है, कुछ ना कुछ में परेशानी आ जाती है, हमारा चक्र टेढ़ा हो जाता है। जाना हमें वहां था लेकिन दूसरा काम आ गया, क्या हो गया, हमारा समय का चक्र टेढ़ा। सोने का समय हमने 10 बजे फिक्स किया है, लेकिन आज तो हमें ऑफिस का काम देना है, कल तो मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, नहीं, हम समय को नहीं टाल सकते। फिर एक और एग्जाम, हम कंपटीशन देने लगते हैं, मतलब हमारे पढ़ाई के साथ साथ यदि कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं, हमारे जॉब के साथ साथ कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके यहाँ पर जॉब का एक काम है जो आपको कल सबमिट करना, और यहाँ पर आपको परसों पेपर उसकी तैयारी करना है। क्या हुआ, हमारा जो चक्र था, जो सीधा चलने का हमने कोशिश की थी, वो समय तो हमारा कई भागों में बट गया, तो क्या हो गया, वक्र, टेढ़ा मेढ़ा चल गया वो चक्र हमारा। तो ये जो दिन रात समय का पहिया है, ये टेढ़ा चलता। अनुमा दुर्दांत दशनहि जग्र कृष्णा एव, इस प्रकार के ये भयंकर दांत कहीं जन ग्रसन, लोगों का ग्रास ना ले लें, लोगों को गटक ना लें, लोगों का कहीं वो लोग उसके भयंकर दांतों का, समय के दांतों का कहीं ग्रास ना बन जाएं। इसीलिए क्या करो, पर्यावरण को शुद्ध करो। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। अब इससे संबंधित आपको प्रश्न भी है। देखिए मैं क्या कर रही हूं, आपके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वहीं पर मैं देख रही हूं कि वो अभ्यास का प्रश्न आखिर आपका किस श्लोक से आ रहा है, कहां आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिएगा, एक पदन यहाँ पर 2 आए हुए हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन किस प्रकार का है, कीदृशम मतलब किस प्रकार का, तो जीवन किस प्रकार का है, दुर्लभ है ना, दुर्भय है आपका जीवन यहाँ पर। तो देखिए दुर्भय, दुर्बहम, ठीक है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगर के मध्य में क्या चल रहा है, समय का चक्र चल रहा है, कालाय सचक्रम। पूर्ण वाक्य दिया हुआ है, कभी किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कभी किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है, बताइए जरा, क्यों चाह रहा है प्रकृति की शरण, क्यों जाना चाह रहा है प्रकृति के पास, क्यों उसे बचाने का प्रयास करना चाह रहा है, क्योंकि नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, नगरों में जीवन कठिन है, कठिन हो गया है। अतः कभी प्रकृति शरणम इच्छति, नगरम जीवने मतलब नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, नगर में जो जीवन है वो कठिन है, इसलिए हमें प्रकृति को
बचाना है, उसकी शरण लेना है। तो यहाँ पर 2 एक पदेन और यहाँ पर एक पूर्ण वाक्य प्रश्न आपका इस श्लोक से बना जो अभी आपने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए अगला, कज्जल मलिनम धूमम मुंजति शतश कटियानम बाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। अब यहाँ पर कज्जल, कज्जल मतलब होता है काजल, और काजल कैसा होता है? काला, मैला, मतलब उसको मैले उसमें नहीं लेंगे क्योंकि हम काजल लगाते हैं भैया, अपनी पलकों में सजाते हैं, तो क्या है यहाँ काजल, लेकिन है तो वो काला ना। तो कज्जलम मलिनम मतलब काजल के समान मलिन, काला। धूमम मतलब धुआं, काजल के समान काला धुआं। मुंचती, मुंचित होता है मतलब छूटता है, फेंका जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। शतस कटियानम, कटियानम मतलब जो यान है, वाहन जो है उसके लिए बोला गया है। और शतस मतलब सैकड़ों, सैकड़ों वाहनों के द्वारा क्या निकाला जा रहा है? धुआं। कैसा? काजल के समान काला धुआं सैकड़ों वाहनों के द्वारा मुंचती छोड़ा जा रहा है। बाष्पयान, बाष्पयान क्या चलती है? बाष्प से। अब जरूर हमारी बिजली से चलने लगी, लेकिन ट्रेन बाष्प से चलती थी ना। बाष्पयान मतलब रेलयान, ट्रेन। तो ट्रेन की बात की जा रही है कि बाष्पयान मतलब रेलों की जो माला, पंक्ति है, एक के बाद एक ट्रेन। आप देखिए, आप जाएंगे स्टेशन पर तो एक के बाद एक आपकी ट्रेन आधा घंटे लेट, 1 घंटे लेट, 1.5 घंटे लेट, 4 घंटे लेट, और उसके बीच में हम देखते धड़ 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 पटरियों पर ट्रेन दौड़े जा रही है। और इतनी तेज आवाज कि यदि बाजू में कोई खड़ा हो तो सुनाई ना दे उसकी आवाज। इतनी एकदम से झटका लगता है कि हमारा कान, हमारे दिल की धड़कन एकदम धन हो जाती है, और थोड़ी देर को कान झुन्न हो जाते हैं। किस कारण से? ध्वनि प्रदूषण हो गया वहां पर, इतनी तेज आवाज आई, कान बंद हो गए हमारे। तो बाष्पयान रेलों की माला जो संधावती, ध्वानम मतलब लगातार जो धावती दौड़ रही है, वितरंती एक बार दौड़ रही हो, क्या वितरित कर रही है? ध्वनि वितरित कर रही है बड़ी तेज। याना नाम पंक्तयो ह्यनन्ता, जो यानों की, जो गाड़ियों की, चाहे वो कार हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, उनकी पंक्तियों से ह्यनन्ता। अब यहाँ पर जो ह्यनन्ता है वो ये है कि उसमें ना आपका जो क्या कर रही है? विनाश, ह्यनन्ता हर रही हैं। कठिनम संसरणम मतलब हमारा जो संसरण है, हमारा जो जीवन है, मतलब जो ह्यनन्ता पंक्तियां जो हनते हुए, एकदम चलते हुए, सब कुछ तोड़ते ताड़ते, मतलब वही तोड़ते ताड़ते कि हमारा ध्यान उन्होंने भंग किया। अनंता जो अनंत अनंत पंक्तियां निकल रही हैं, गाड़ियां अनंत अनंत सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जा रही हैं, उनसे क्या हो रहा है? हमारा रहना, हमारा संसरण, हमारा यहाँ पर रहना क्या हो रहा है? कठिन हो रहा है। आज लोगों को अस्थमा हो जाता है, श्वास की जल्दी बीमारी हो जाती है ना। हम जल्दी, हमारा गला खराब हो जाता है, हमें खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है, आंखों में जलन हो जाती है हमारी। ये कारण क्या है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, स्किन काली पड़ जाती है। कारण वही है ना कि जो धुआं निकल रहा है, जो आवाज़ें हो रही हैं, जो धूल मिट्टी वातावरण में जो गंदगी छाई हुई है। आप बाजार से जाने के बाद जरा अपना चेहरा किसी ऐसे टिश्यू पेपर से पोंछ कर आप देख, और लोग करते हैं साफ, देखेंगे तो कालापन है। मुंह धोकर गए थे आप? कोई काली भट्टी में थोड़े अंदर गए थे कि आप अंदर गए और आप काले हो गए। मतलब वातावरण में इतना काला धुआं जमा हुआ है, हम निकलते हैं और परत की परत हमारे चेहरों पर जम जाती है। बाल हमारे झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ कम हो जाती है, बालों में रूखापन आ जाता है। ये कारण क्यों? मतलब ये वातावरण ऐसा है। कुछ तो ऐसे कि मोटे होते जा रहे हैं, कुछ दुबले हैं, हमारे खान पान में इस तरीके का आ गया है। सब वातावरण प्रदूषित, दूषित, गंदा वातावरण, एकदम मलिन, बस कारण वही है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तक हमने किया, इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। अब अनुभव देखते हैं। शतस कटियानम सैकड़ों कटियान मतलब यान मतलब वाहन, कज्जलन मलिन धूम मुंजती काजल के समान काला धुआं छोड़ रहे हैं। बाष्पयान माला ध्वान वितरंती जो बाष्पयान की माला मतलब ट्रेन की जो पंक्तियां हैं वो ध्वनि को वितरित करके संधावती दौड़ती जा रही है, मतलब ध्वनि प्रदूषण करती जा रही हैं। याना नाम अनंता ये जो अनंता, अनंत मतलब असंख्य जो यान जा रहे हैं, यानों की जो पंक्तियां जा रही हैं, मतलब चाहे वो कार हो, आपकी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, 8, सारी दौड़ रही हैं, सारी भाग रही हैं। अनंतन ये संसरणम कठिनम, इसलिए हमारा यहाँ पर जो जीवन है वो कैसा हो गया है? कठिन हो गया। इसलिए क्या करना है? पर्यावरण को स्वच्छ रखना है।
इसमें एक पूर्ण वाक्य है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में जीवन कठिन हो गया है। तो क्या कारण है? कारण वही है, वाष्पयान मतलब हमारा रेल लगातार दौड़ रही है, ध्वनि प्रदूषण कर रही है। शतस्कटियानम मतलब बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो कटियान जो वाहन है वो पंक्तियां दौड़ती जा रही हैं। इस कारण से मतलब सीधा यही है कि महानगरेषु वाहनानाम अनंतानंता पंक्तियां धावंती। अब वो चाहे महानगरों में कोई सा भी यान हो, चाहे वो रेल यान हो, चाहे यहाँ से आप किसी भी व्हीलर को आप ले जा रहे हैं, किसी भी गाड़ी को आप लेकर जा रहे हैं, सबसे क्या हो रहा है, ये पंक्तियाँ धड़ 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 दौड़े जा रही है, एक पंक्तियों में दौड़े जा रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं, साथ में ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं। तो इन सभी से महानगरों में रहना कठिन हो गया है। इधर से गाड़ी की आवाज़, उधर से गाड़ी की आवाज़, कोई गली नहीं बची जहाँ गाड़ियाँ ना निकलती हों। तो वही यही कारण है कि महानगरों में हमारा रहना संभव नहीं हो पा रहा है। रह रहे हैं लेकिन कठिन है। तो महानगरेषु वाहनानाम अनंतानंत पंक्तियां धावन्ति अस्मात् कारणाम तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। अगला, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुचित वस्तु मिश्रितम वक्ष्यम शमलम धरातलम करणीयम बहिरांतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भ्रशम अत्याधिक, भ्रशम मतलब होता है अत्याधिक, वायुमंडल हमारा वायुमंडल अत्याधिक दूषितम दूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, क्या निर्मल जल है कहीं, क्या स्वच्छ जल है कहीं? निर्मल जल भी नहीं है कहीं पर। कुत्सित मतलब गंदा, गंदा अगर शब्द बेकार लग रहा है तो कुत्सित मतलब दूषित। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, वस्तुओं में मतलब कुछ भी दूषित पदार्थ का मिश्रण किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि क्या कोई वस्तु यहाँ पर, जितनी भी वस्तुएं यहाँ पर हैं, क्या वो स्वच्छ हैं? क्या आपको सही फल मिल रहे हैं जो अपने आप पक रहे हो? क्या आपको सही मसाले मिल रहे हैं? क्या दूध आपको सही मिल रहा है? क्या दही एकदम स्वच्छ मिल रहा है? क्या घी एकदम पवित्र है? नहीं, कुछ भी नहीं। मिलावट है, हर जगह मिलावट है, हर वस्तु में मिलावट है। कपड़ों में मिलावट है, खाने में मिलावट है, पीने में मिलावट है। हर एक वस्तु जो आप उपयोग में ला रहे हैं, ये मद कितना भी ब्रांडेड हो, ब्रांड जो बनाई गई है उसमें तो कहीं ना कहीं मिक्सअप है ही ना। वो गांधी जी का चरखा तो नहीं रहा जहां हाथ से सूत काट के बनाया जाता था। वो हाथ से बनाने वाले तो अब करगे नहीं रहे, वो हाथ से बनाने वाले तो अब रंग रोगन नहीं रहे कि जहाँ पर हाथ की कलाकारी होती थी। आज तो वो म्यूज़ियम और बड़े बड़े प्रदर्शनियों में देखने मिलती हैं। ऐसे तो हम देखने जाएं तो बहुत महंगे हो चुके हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम हो चुकी है। लोग अब हम मशीनों में इनका इस्तेमाल करते हो, जो मटेरियल उनको जल्दी आसानी से प्राप्त हो, जो उनको सस्ते दाम में प्राप्त हो, जिन पर फटाफट बन जाए और फिर हम जाके निकाल दें, मार्केट में सेल कर दें। तो क्या है, हर जगह क्या है, कुत्सित वस्तुओं का मिश्रण है। भक्ष्यम समलम धरातलम मतलब हमारे भक्ष्य मतलब खाने की जो वस्तुएं हैं वो सारी की सारी मिलावट में है। समलम धरातलम मतलब इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर कुछ भी यहाँ पर जो धरातल है वो समलम मल के युक्त है, गंदगी। अब वो मल आप किसी में भी ले सकते हो, मल से युक्त है ये धरातल। कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, कहीं प्लास्टिक है तो कहीं किसी भी प्रकार का कचरा जो कि हानिकारक है हमारे लिए। तो क्या है, हमारा जो धरातल है, जो जमीन है, पृथ्वी है, वो मल से युक्त हो चुकी है। करणीयम बहिर अंतर जगति, यहां पर हम तोड़ेंगे बहि अंतर और जगति। बाहर, जगति मतलब संसार में बाहर और अंदर। करणीयम बाहर अंदरम तु बहु शुद्धिकरणम मतलब हमें करना चाहिए संसार में अंदर का और बाहर का दोनों शुद्धिकरण होना चाहिए। बाहर जो हमें दिख रहा है उसका शुद्धिकरण, हमारे अंदर जो मन का शोषण हो रहा है उसका शुद्धिकरण, सबका शुद्धिकरण जरूरी है, तभी पर्यावरण स्वच्छ होगा। ये था हमारा श्लोक। अब देखते हैं अन्वय। वायुमंडल भ्रशम दूषम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। निर्मलम जलम नहीं अस्ति, और निर्मल जल नहीं है, कहीं स्वच्छ जल नहीं है। भक्ष्य कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और हमारे जो खाने की वस्तुएं हैं वो भी कुत्सित पदार्थों से, अवशिष्ट पदार्थों से भरी पड़ी है, मिश्रित है,
उनसे मिली जुली हैं, बनी हुई हैं। धरातलम समलम जातम, जो हमारा धरातल है, जो हमारी जमीन है, वो मल से युक्त हो गई है। बही अंतः जगति, बाहर और अंदर जगत में, बहु बहुत अधिक, शुद्धिकरणम, हमारे शुद्धिकरण तो करनिया, इस संसार में अंदर और बाहर सभी प्रकार का शुद्धिकरण जरूरी है। आप देख पा रहे हैं ये चित्र, ये पृथ्वी का चित्र है, देखिए जरा, ये धुआं है, यहाँ पर वो आपकी फैक्ट्रियां हैं, वहां से धुआं निकल रहा है, ये गाड़ियां हैं, धुआं निकल रहा है। ये पृथ्वी हमारी देखो जरा कैसी हो चुकी है, एकदम उदास, दुखी। क्या कर रहे हैं ये मानव मेरे साथ? तो ये सब इसी के कारण, ये इसी के कारण मतलब क्या, ये पाठ बताया है, ये हमारे ही कारण है, हम मनुष्य तो ये कर रहे हैं। तो ये पर्यावरण इस तरीके से प्रदूषित हो चुका है। तो समझ में आया आपको कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, निर्मल जल भी नहीं है, और जो खाने का पदार्थ है वो कुत्सित अपशिष्ट पदार्थों के मिश्रित भोजन से, गंदगी पदार्थों का मिश्रण है हमारा खाने का भोजन, हमारा खाना। धरातल जो है वो मल के सहित हो चुका है, मल के साथ हो चुका है, मतलब गंदगी से युक्त हो चुका है। तो इस धरती, इस संसार का अंदर और बाहर से शुद्धिकरण तो करना ही चाहिए, और बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए। यहाँ पर ये श्लोक हुआ, अब इससे संबंधित देखिए कोई प्रश्न है क्या? एक पदेन है कि कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, जो कुत्सित वस्तुओं का मिश्रण है वो किमस्ति, कहाँ है, क्या है वो मिश्रण? तो किसमें है वो मिश्रण? तो भक्ष्यम, हमारे भोजन में है भाई वो मिश्रण। पूर्ण वाक्यन है, अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, क्या क्या दूषित है भाई आपके पर्यावरण में, बताइए जरा। जल दूषित है, वायुमंडल दूषित है, धरातल दूषित है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब दूषित है ना। अब ये तो हो गया आपका हिंदी में, देखिए जरा, अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम जातम, सब कुछ दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वम दूषितम अस्ति, सब कुछ दूषित है, कुछ भी स्वच्छ और साफ नहीं है। सोच पा रहे हैं आप, हम ऐसे दूषित वातावरण में है तो क्या हमें स्वच्छ नहीं करना चाहिए? अगला श्लोक है, कंचित कालम नयमाशनमा नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपया पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मेश्चात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित, कंचित मतलब कुछ, कालम समय, समय को, नय, अब यहाँ पर नय के बाद है माम अस्मान नगरात, तो कुछ समय के लिए मुझको, माम मुझको, नगर से, इस नगर से, अस्मात मतलब होता है इस, बहुदूरम नगर से बहुत दूर जाना है, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर जाना है। प्रपश्यामी ग्रामांते, प्रपश्यामी देखता हूं मैं, ग्रामांते गांव की सीमा पर, क्या, निर्झर झरने नदी पया तालाब पूरम मतलब पूरे भरे हुए नदी तालाब को मैं गांव के अंतिम छोर पर, गांव की सीमा पर ऐसे नदी तालाब और झरनों को भरा हुआ देखता हूं। एकांते कांतारे, यहाँ पर एकांत, कांत मतलब वन में, एकांत जंगल में, शांत जंगल में, क्षणमपि कुछ क्षण के लिए ही, मैं, मेरा, स्यात् संचरणम, मेरा संचरण, मेरा रहना, मेरा निवास होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ थोड़े समय के लिए मेरा निवास होना चाहिए। क्यों निवास होना चाहिए, क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, खाने में गंदगी, धरातल पर गंदगी, वायुमंडल गंदा, हर जगह गाड़ियों का धुआं, अरे बहुत हो गया, अब नहीं, बस करो, कुछ दूर जाने दो मुझे, गांव में टहलने दो मुझे, गांव के झरने देखने दो मुझे, नदियों से मिलने दो मुझे, पहाड़ों की सैर करने दो मुझे, तालाब के किनारे बैठने दो मुझे। भाव तो वही है लिखने वाले के, इतना सारा जो मैंने बताया अभी अभी वो इसमें निहित भले ही ना हो, पर भाव वही है। जाना है मुझे, छोड़ो, बस बख्श दो, शहर से थोड़ा दूर कर दो। होता है जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, हम कहते हैं बस अब थोड़ी देरों के लिए हम जाएंगे। डॉक्टर भी कहता है ये, जब आप एकदम डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, मतलब ऐसा कि आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके, आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, था क्या होता है? डॉक्टर कहता
इनको कुछ दिन कुछ एकांत जगह पर ले जाओ, कोई हिल स्टेशन पर ले जाओ, हरियाली से भरी जगह पर ले जाओ, बड़ा सुंदर सा वातावरण जहाँ देखने मिले, कुछ उनकी आंखों को ना कुछ सुंदर वस्तु देखने की, कुछ सुंदर वातावरण, प्रकृति को देखने की बहुत ज़रूरत है। और उससे वो व्यक्ति वाकई स्वस्थ हो जाता है और वापस आके एक नया अनुभव करके अपने कामों को बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ शुरू कर देता है। तो ये साइंस कहती है, ये डॉक्टर भी कहता है कि भाई चले जाओ कुछ समय के लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए मुझको इस नगर से दूर जाना है। मैं गांव की अंतिम सीमा पर झरने, तालाब और नदियों को देख रहा हूँ। एकांत जंगल में कुछ क्षण के लिए मेरा स्यात होना चाहिए। संचरण मतलब निवास, मेरा रुकना। ये तो हो गया एक एक शब्द का अर्थ। अब देखिए अन्वय। माम कंचित कालम, मुझको कुछ काल के लिए, अस्मात नगरात, इस नगर से, बहु दूरम। आप देख रहे हैं पंचमी का प्रयोग है क्योंकि दूर जाना है। बहु दूरम, मुझे इस नगर से क्या करना है, बहुत दूर जाना है। अहम, मैं ग्रामांते, गांव के अंत में, गांव की सीमा पर क्या देख रहा हूं, निर्झर नदी पयापुरा, मैं एक झरने को देख रहा हूं, नदी को देख रहा हूं और साथ में पया तालाब को देख रहा हूं। पुरम प्रापश्यामी, मतलब मैं एक पुरम मतलब नगरों को से बाहर जाकर, नगर, पुरम मतलब नगर, नगर को छोड़कर, नगर को देखते हुए अब मैं कहाँ, गांव की सीमा पर। एक जगह मैं यदि नगर को देखता हूँ और दूसरी जगह मैं गांव की सीमा को देखता हूँ जहाँ झरने हैं, तालाब है, नदियां हैं, देख रहा हूं। एकांत कांतारे, एकांत जंगल में क्षण भर मैं या मेरा निवास होना चाहिए। थोड़ी देर को मुझे जंगल में जाने दो, छोड़ दो। तो ये हो गया आपका श्लोक का अर्थ। मतलब इतना देखिए जरा कितने हम दुखी हो चुके कि भाई अब जाने दो मुझे। यहाँ पर एक है पूर्ण वाक्य इनका कि कवि कुत्र संचरणम कर तो में क्षति, कहाँ का संचरण करना चाहता है, कहाँ घूमने जाना चाहता है, कहाँ निवास करना चाहता है। तो कहाँ करना चाहता है भाई, एकांत। सबसे पहले तो नगरात दूरात दूरम, एकांत कांतारे, संचरणम कर तो में क्षति, नगर से दूर एकांत जंगल में वो निवास करना चाहता है। तो कभी नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर तो में क्षति, नगर से दूर वो एकांत में संचरण करना चाहता है, रहना चाहता है। अगला है हरित तरुणाम लतित लतानाम माला रमणीया, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुष्मावली समीर चलिता श्माने वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, तरु मतलब वृक्ष, हरित मतलब हरे, हरे वृक्षों का, ललित लता नाम, सुंदर लताओं का, लताओं की, माला रमणीया, जो माला है वो सुंदर है, सुंदर लताओं की, हरे वृक्षों की, जो हरे वृक्षों पर जो सुंदर लताओं की माला है वो कैसी, रमणीया, सुंदर है, बड़ी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। कुसुमावली, कुसुम मतलब होता है फूल और आवली मतलब होता है पंक्ति, फूलों की पंक्ति। समीर चलिता श्यानमे वर्णिया, मतलब समीर, वायु में जब वो चलती है, हिलती है, डुलती है, तो मतलब उसका मैं वर्ण करना चाहता हूँ, उसको मैं देखना चाहता हूँ। नवमालिका रसालम लिता, मतलब नवमालिका, जो आमों की जो नव कौपल जैसे मतलब बौर जो होती है, तो आमों की जो नवमालिका, एक नई माला जो उत्पन्न हुई है, नए आम जो निकल कर आए हैं। रसालम मतलब आम, मिलिता रुचिरम संगमनम, तो जो मिलकर मन को क्या कर रहे हैं, जो नवमालिका, जो नए आमों के जो पंक्तियां बनी हुई हैं, ये मिलकर हमारी रुचि को, संगमनम मतलब हमारी रुचि को बढ़ा रहे हैं, हमारी रुचि का उसमें संगम हो रहा है। एक तो हमें अच्छा लग रहा है और वो भी इतने सुंदर आम, और सूची पर्यावरण, मतलब अब यहाँ पर उन्होंने गांव का वर्णन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने क्या एक तुलना दे दी है आपको, ये नगर था धुएं से भरा, एक गांव है सुंदर वृक्षों से और सुंदर लताओं से भरा। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए नीचे अन्वय, हरित तरुणाम ललित लता नाम, हरे पेड़ों का या पेड़ों की, ललित लता नाम, सुंदर लताओं की, माला रमणीया, सुंदर है, रोचक है, देखने योग्य है, मन को भाने वाली है। समीर चलिता कुसुमावली, मतलब समीर में चल रही है, हवा में हिलती डुलती जो कुसुमावली है, जो फूलों की पंक्तियां हैं, वो मैं वर्णीय स्यात्, उसमें मेरा वर्ण होना चाहिए, मतलब मैं उसमें विचरण करूं। जब ये वायु में जब ये हिल रहे हों फूल, जब हरित लताओं की पंक्तियां
फैली हुई हों, वहाँ मेरा विचरण होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ, मैं उनका वर्ण देखना चाहता हूँ, उनका वर्ण करना चाहता हूँ, उनको आंखों से देखना चाहता हूँ। वहाँ मेरा जाना चाहिए, मुझे होना चाहिए, मुझे उनका वर्ण करना चाहिए, देखना चाहिए। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगुना, मतलब जो नई, मैंने कहा नई माला, जो आमों की नई माला आई है उससे मिला मिलन, मतलब मुझे उसको देखना है, मुझे अपनी दृष्टि से उसे देखना है। मिलिता, मिलकर, रुचिर संगमम स्यात्, मतलब मेरा रुचिकर, बड़ा प्रसन्नता के साथ उससे मेरा संगम होना चाहिए। इसीलिए मुझे पर्यावरण को स्वच्छ रखना है कि कहीं तो मुझे जाकर कुछ देखने को मिले, कहीं तो मैं मन को शांति दे पाऊं। केशाम माला रमणीया, किसकी माला सुंदर है? हरित तरुणाम ललित लता नाम, है ना? तो देखते हैं, हरित तरुणाम ललित लता नाम, चाहे एक पद है ये कि हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की पंक्तियां, जो माला है वो कैसी है? रमणीय है, सुंदर है। अब आगे देखिए, आई चल बंधु, आई मतलब अरे, चल मतलब चलो, बंधु मतलब हे भाई बंधु, अरे बंधुओं चलो। खग कुल कलरव, अलग अलग पढ़ना, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब परिवार, कलरव मतलब उनका गुंजन करते हैं, जो पक्षी जो बोलते हैं, चहचहाते हैं। तो पक्षियों के परिवार का मतलब पक्षियों के समूह का जो कलरव है, कलरव से गुंजित वन देशम, जो कलरव से पूरा गूंज रहा है वन प्रदेश, जंगल जो उससे गूंज रहा है। तो अरे बंधुओं चलो, जहां पक्षियों के समूह से पूरा जंगल गुंजायमान हो रहा है, गूंज रहा है। पुर, ये जो पुर मतलब ये जो नगर है, नगर के लिए पुर का है, नगर का जो कलरव है, जो शोर है। संभ्रमति, जिससे हम भ्रमित हो रहे हैं, जनेभ्यो, जो जनता को भ्रमित कर रहा है। धृत सुख संदेश, उस जनता को मैं सुख का संदेश देना चाहता हूँ, उस जनता को सुख का संदेश मिले। तो ऐसी जगह चलो जहाँ पक्षियों की चहचहाट है, क्योंकि पक्षियों की चहचहाट जब हम जाते हैं ना जंगल में, या कोई निर्जर वन में, या जंगल निर्जर वन हो, या नदी का किनारा हो, या शांत वातावरण हो, यूं कहें, वहाँ पक्षियों की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, इतनी मनोहर आवाज़ होती है, मन में ऐसा लगता है वीणा का वादन हो रहा हो। तो वो कह रहे हैं, हे बंधु, उस जंगल में चलो जहाँ पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। इस यहाँ का जो कोलाहल है इस नगर का, उसमें जो हमारी जनता भ्रमित हो रही है, उसको सुख का संदेश मिलना चाहिए। चाक चिल चिक जालम, चाक चिल मतलब होता है चकाचौंध, चकाचौंध है ये, पैसे की चकाचौंध है, लोगों से मिलने की चकाचौंध है, दिखावे की चकाचौंध है, बड़ा होने की चकाचौंध है, आगे बढ़ने की चकाचौंध है, किसी को पीछा खींचने की चकाचौंध है। कितने सारे जाल बुने हैं इस महानगर में। तो इस जो चकाचौंध का जाल है, नो कुरियात जीवित रह, यहाँ कुरियात है, गलत नहीं है, मतलब हम तोड़ते हैं तो कुरियात आएगा। यहाँ जीवित रस हरणम, ये जो जाल बुना हुआ है चकाचौंध का, इसमें मतलब कहीं हम जो हमारा जीवन है वो कैसा ना हो जाए, रसहरण मतलब आनंद से दूर ना चला जाए। इतनी चकाचौंध में हम हंसना ना भूल जाएं, हम जीवन जीना ना भूल जाएं, हमारा जीवन रसहीन ना हो जाए, आनंद से वंचित ना रह जाए, सुखों से दूर ना हो जाए। इसीलिए पर्यावरण को शुद्ध रखिए। ये हो गया शब्दों का अर्थ। अन्वय देखते हैं। आई बंधो, अरे बंधुओं, खग कुल कुल, खग कुल कुलरव, यहाँ पर है कि जो खगों का कुल है, परिवार है, उनका जो कलरव हो रहा है उससे गुंजित है वन देश। तो वहां पर क्या करो, चलो पक्षियों के कलरव से, पक्षियों के समूह ने जो अपना जो चहचहाट की आवाज है, ऐसे वन प्रदेश में चलिए। पूरे कलरव संभ्रति, जो यहाँ का नगर का जो कलरव है, शोर है, जो हमारी जनता को कहीं भ्रमित ना कर दे, उनको सुख का संदेश हमें देना है। चाक चल जाला मतलब चकाचौंध के जाल से जीवित रहते हुए भी हम कहीं रसहरणम न कुर्यात, कहीं हमारा जो जीवित रहते हुए भी हम ऐसे मृत्यु के जैसे ना हो जाए, मतलब हमारा जो आनंद है वो हम समाप्त ना कर दे, हम हंसना ना भूल जाए, हम जीवन जीना ना भूल जाए, तो हमारा कहीं रस का हरण ना हो जाए, हमारे जीवन का सुख ना हमसे छिन जाए। इसीलिए भाई, इससे पहले कि हम दुखी उदास जीवन जीना व्यतीत कर दें, इससे अच्छा है थोड़े दिनों के लिए कहाँ चलिए, हे बंधु चलो जहाँ पर भंवरे, चिड़िया, कोयल चहचहा रहे हैं। समझ में आया? मैं साथ साथ आपको भावार्थ भी देती जा रही हूँ, जिससे आप यदि लिखेंगे ना, कुछ अपने शब्द भी यदि जोड़ देते हैं तो कोई भी आपका गलत नहीं करेगा। आपके शब्द सीमा जो भी हो, लेकिन शब्द का भाव यदि अर्थ तक पहुंच रहा है
तो आपका उत्तर एकदम सही है। तो यहाँ पर आगे है, ये तो हमने यहाँ पर समझा इसका अन्वय से। पूर्ण वाक्य ने यहाँ पर उत्तर बनता है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणम भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में जाना चाहिए। तो स्वाभाविक है जब हमें स्वस्थ जीवन चाहिए है, हम स्वस्थ रहें, तो हमारे वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। वो स्वच्छ, हम स्वस्थ। वातावरण अस्वच्छ, हम अस्वस्थ। हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम फल को लेते हैं, हम दूध पीते हैं, हम पानी पीते हैं, हम कपड़ों को पहनते हैं, हम रास्ते में चलते हैं, सारा वातावरण तो यही है। ये साफ, ये स्वच्छ, हम स्वस्थ। ठीक, तो वातावरण कैसा, कहाँ जाना है हमें? स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण है भ्रमणीयम। हमें प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में भ्रमण करना है। आगे है प्रस्तर तले लतार मुकुल मानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान्य समाविष्टा मानवाय जीवनम कामाय नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। आपने देखा होगा मैंने हर श्लोक में लय बदली है। मेरा कहने का ये, आप अपनी लय बना सकते हैं। ये तो पढ़ने का मजा होता है, आपको वह श्लोक पढ़ने तो नहीं बोला जाएगा, अपने आप से चलो लय में पढ़ के देखें, क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस इसीलिए। तो प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, तले मतलब नीचे, पत्थर के नीचे लता तरु, देखिए अलग अलग है, ध्यान से देखिए। लता मतलब लताएं, तरु मतलब पेड़, और यहाँ पर गुल्मा मतलब झाड़ियां। पत्थर के नीचे लता, पेड़ और झाड़ियां, नो नहीं, हो, पिष्टा मतलब पिसें। पत्थर के नीचे हमारे वृक्ष, हमारी लताएं और हमारी झाड़ियां ना पिसें, दब ना जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा। हमारी जो पाषाणी सभ्यता है, पाषाणी सभ्यता कहीं हम में समाविष्ट ना हो जाए। हमारी जो पाषाणी सभ्यता थी पहले, वो हम में समाविष्ट, हम में मिल ना जाए। मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं हमारे वातावरण में, सारे मुरझा जाते हैं। इतना धुआं होने लगता है, सब मुरझा जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जीवन, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ये सब पत्थरों के धरातल में कहीं ये दब ना जाएं। मानवाय जीवनम कामाय, मानव के जीवन की कामना के लिए, मतलब मानव के जीवन की कामना कीजिए। नो जीवनम मरणम, ऐसा ना हो कि जीवन जीते हुए भी हम मृत्यु के समान हो जाए, मतलब हम मरे हुए के समान हो जाए। उसी के लिए ऊपर संकेत किया गया है कि कहीं हम इस कलरव में, इस चकाचौंध में, इस अंधाधुंध दौड़ती दुनिया के इन पत्थरों में कहीं हम दब ना जाएं। हमारे बच्चे, वृक्ष तो हो गया नव युवा, है ना, और ये तरु, ये साथ में हो गई हमारी लताएं, हमारे बच्चे, हमारी झाड़ियां, हमारे बढ़ते हुए बच्चे, ये कहीं इस सब में दब ना जाए। पाषाणी सभ्यता कहीं हम पर हावी ना हो जाए, हम उसमें नीचे ना बिछ जाएं। मानव के जीवन के लिए कामना करो, प्रार्थना करो। ऐसा ना हो कि ये मानव का जीवन जीवित रहते हुए भी मानव मृत्यु के जैसा लगे कि बस जिंदा लाश चल रहा है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, मानवता बची ही नहीं है, प्रेमत्व गया, अपनत्व नहीं है। क्योंकि जब हम इतनी जल्दी जल्दी दुनिया के साथ भाग रहे हैं, हम संबंधों को पीछे छोड़ जा रहे हैं। हमें समय नहीं है खुद के लिए, हम समय नहीं दे पाते स्वयं के लिए। हंसना भूल चुका है इंसान, किसी के से मिलना, किसी के दुख में शामिल होना अब लोगों को कहीं ना कहीं स्वार्थ लगता है। देखिए ये कटु सत्य होता है, इसमें ये मत कि इन्होंने गलत बोला, ये कटु सत्य हो जाता है। हालांकि लोगों के अच्छे बुरे में उठना बैठना हमारा मानवता, हमारा धर्म है, और कुछ लोग वाकई करते हैं दिल से, पर वातावरण इस तरीके का हो गया है कि लोग उसे किसी और अर्थ में भी ले जाते हैं। उन कुछ के कारण हमारे अच्छे लोगों की दुगिनती ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर उन्हीं की बात की गई है कि मनुष्य की कल्पना, कामना करो उनके जीवन की, जीवित रहते हुए भी वो मृत्यु जैसा ना लगने लगे, कहीं वो पत्थरों के बीच नीचे कहीं वो पिस ना जाए, कहीं वो तरु, कहीं वो लता और कहीं वो झाड़ियाँ। और वो कहा गया है मनुष्यों के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए, जवानों के लिए, उसमें ना पिस जाएं। वो ऐसे मनुष्यों की भाई कामना करो, प्रार्थना करो ईश्वर से कि वो उनका जीवन रस युक्त रहे, आनंद से भरा रहे। तो देखिए अब अन्वय देखते हैं। लता तरु गुलमः, लता, लताएं, पेड़, झाड़ियां, प्रस्तर तले पिष्टाना भवन्तु।
पत्थर के नीचे कहीं पिस ना जाए, इनका पिसना पत्थर के नीचे नहीं होना चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्ट ना स्यात्, पाषाणी सभ्यता में हम हमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए, उसी के तौर में हमें पत्थर के जैसा नहीं बनना चाहिए। मानवाय जीवनम कामाय, कामाय मतलब कामना कीजिए, मानव के जीवन की कामना कीजिए। जीवनम मरणम नो, जीवन हमारा मृत्यु के जैसा ना हो जाए, ऐसे जीवन की कामना करो। ऐसा नहीं कि हम जीवित रहते हुए भी व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह रह जाए, नहीं। कितनी गहरी बातें कही है लिखने वाले ने, आप सोच सकते हैं। केवल किसके लिए? इस पर्यावरण जो दूषित हो गया, इस पर्यावरण के लिए कि इसको भाई स्वच्छ रखिए। इससे संबंधित है एक पद है, अहम कस्मै जीवनम कामाय, हम किसके लिए जीवन की कामना करें, बताइए किसके लिए करना है? मानवाय, मानव के लिए करना है, मानवाय। पूर्ण वाक्य उत्तर है अंत में पद्यांशे कवे का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में, मतलब ये अंतिम पद्यांश है, अंतिम पद्यांश में जो कवि हैं उन्होंने का कामना अस्ति, किसकी कामना की है, मतलब किसके लिए आपको ये कामना, तो क्या है? अंतिम पद्यांश से कवि ने मानवेभ्या सुखद जीवनम, मानव के सुखद जीवन की कामना की है। भाई उसके सुखद जीवन की कामना करो, वो ऐसा हंसता रहे, कहीं अपनी हंसी ना भूल जाए। तो मानवेभ्या सुखद जीवनम, मानवों के लिए सुखद जीवन की कामना की है कवि ने। तो यहाँ पर ये हमारा जो पद्यांश थे वो समझे। पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न थे, एक पदन है, पूर्ण वाक्य है, ये मैंने अभ्यास के प्रश्न उठाकर वहां रख दिए जहां आपको ढूंढना आसान हो जाएगा, मतलब ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ श्लोक पढ़ा, यहाँ आपको उत्तर सामने आ गया। फिर जब आप अपना रिवीजन करेंगे तो आप प्रश्न तो पहले ही पढ़ चुके होंगे, है ना। तो वन शॉट में आपका यही जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ से अभ्यास प्रारंभ हो जाते हैं। संधि भी है और संधि विच्छेद भी है। अगर विच्छेद है तो उसको जोड़ दो तो संधि हो गई, और यदि संधि दी हुई तो उसका विच्छेद कर दो। देखिए जरा, प्रकृति धन एव। अब प्रकृति धन एव में यहां देखिए, ये विसर्ग लगा हुआ है और ये ए है। तो एक विसर्ग का नियम है कि विसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, ये हो गया रा। और रा के बाद यदि स्वर हो तो रा उसके साथ जुड़ जाता है। तो रा के बाद यदि यहाँ रा लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ए। तो रा के साथ ए कैसे जुड़ेगा? मात्रा के साथ। तो ये प्रकृति रेव हो जाता है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्यात धन ना धन एव, तीन शब्द जोड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, स्यात जो ता है वो ना में परिवर्तित होगा, तो ये व्यंजन संधि के अनुसार है। ता ना में परिवर्तन, तो आधा ता है तो ये आधा ना आएगा और एक ना और है। और जब ये ना का छोटा आ और ए से मिलेगा तो आई बनता है। तो क्या हो गया? श्यानैव। ठीक, स्यात् धन ना धन एव। चाहिए न ही, नहीं चाहिए। ही धन अनंता, यहाँ पर छोटी ही है और यहाँ पर आ है। तो आप यण संधि, मैंने संधियां, आप वीडियो है जाकर आप देखिएगा, छोटी और आ से या बनता है, ये यण संधि के अंतर्गत आता है। और ये या बना तो ये देखिए हा में या जुड़ा हुआ है, ह्यनंता, ह्यंता, है ना, ह्यनंता हो गया। तो यहाँ पर ये यण संधि के। बहि अंत जगति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ विसर्ग बही, बही के साथ जब अंत है, यहाँ पर विसर्ग आएगा। वही के साथ जब अंत है तो ये विसर्ग है और यहाँ पर छोटा आ है। तो मैंने अभी इस नियम के अकॉर्डिंग यदि जाएंगे तो ये बीच में रा हो गया, तो बही हो गया। तो बहिर अंत जुड़ गया छोटा आ रा के साथ। उसके बाद फिर है अंत जगति, और यदि यहाँ पर भी विसर्ग है तो क्या आ जाएगा? अंतर जगति। तो अंत जगति को जब हम जोड़ेंगे तो अंतर जगति, मतलब जो रा है वो किसके साथ आ जाएगा? जा के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर हम इस तरीके से देखते हैं कि कैसे ये संधियां जो हैं वो इस तरीके से जुड़ती हैं। तो संधियों में देखते हैं, देखिए आपने मतलब बन गई संधियां। अब यहाँ पर ये विसर्ग संधि के साथ है। विसर्ग संधि के हमने दो उदाहरण बिल्कुल एक से देखे हैं, तो आपको याद भी रहेगा कि विसर्ग आता है, रा लगता है, रा के पास व्यंजन हो तो रा की रेफ लग जाती है, और रा के साथ यदि स्वर हो तो रा उसके साथ जुड़ जाता है, जैसा कि आप इन सब में देख रहे हैं। अब है अस्मात् और नगरात्। अस्मात् में ता है, मैंने कहा था ना ये विसर्ग संधि के नियम के अनुसार क्या हो जाता है? ना भी हो जाता है। तो अस्मान नगरात्, तो ये जो ता है आधा, ये किस में बदलेगा? आधे ना में, और नगरात् जुड़ जाएगा तो अस्मान नगरात् हो जाएगा वो, इस नगर से।
सम और चरणम, तो सम में जो मा होता है वो हमेशा अनुस्वार का काम कर देता है, मिलकर संचरणम हो जाता है। ये भी विसर्ग संधि, सॉरी, ये व्यंजन संधि का नियम है, ये भी व्यंजन संधि के नियम से है। धूमम मुंचति, यहाँ पर जो म है वो माँ कुछ नहीं होगा, सीधा का सीधा जुड़ जाएगा और वो माँ आधा हो जाएगा, तो धूमम मुंजति, मुंजति है ना। तो यहाँ पर माँ क्या है, आधा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस ये शब्द सीधा जुड़ेगा इन दोनों के बीच, इन माँ के बीच में जब ये माँ आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जो कि आप दिख रहे हैं। धूम का एक माँ, मुंचती का एक माँ, तो जो हलंत वाला माँ है वो आधा हो गया। तो यहाँ पर ये संधियाँ देखिए, देखने में टफ लगती हैं, हमें कठिन लगती हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं या जब हम अन्वय पढ़ लेते हैं, बहुत फायदा करता है, बहुत ही लाभकारी है वो अन्वय पढ़ना। आपने अन्वय किया, आपने श्लोक पढ़े, अन्वय किया, वही समझ गए आप, अरे हमने धूमम और मुंचति किया था, मतलब हमारा संधि विक्षेप हो गया। फिर जब हम अभ्यास की तरफ आते हैं तो संधि विक्षेप तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, क्या हो जाता है, हमारा संधि विक्षेप हमने वही कर लिया था, तो यहाँ तक आने में हमें इतनी परेशानी नहीं होती है। तो ये थे हमारी संधियाँ। आगे का अभ्यास देखिए। अधोलिखितानाम अव्ययनाम सहायतः रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे यहाँ पर आपके कोष्टक में मंजूषा में अव्यय दिए हुए हैं। अव्यय जानते हैं आप, जो परिवर्तित नहीं होते हैं। मेरा एक वीडियो जा चुका है अव्यय का, संस्कृत का, तो प्लीज आप देखिए और वहां पर पता लगेगा अव्यय कितने प्रकार के और अव्यय कौन कौन से अव्यय और क्या अर्थ है उसका। अब देखिए, जब भी आप खालिस्तान भरें, एक बात याद रखना, खालिस्तानों को भरने से पहले मंजूषा के शब्दों की हिंदी जरूर कर लीजिएगा। हिंदी कर ली, फिर देखिए आप कितना फटाफट भरते हैं। तो हिंदी देखते हैं पहले। भृशम मतलब होता है अत्यधिक, यत्र जहां, तत्र वहां, अत्र यहां, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बहि बाहर। समझ में आया? आगे देखते हैं। इदानीम वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितम अस्ति। इदानीम इस समय वायुमंडल प्रदूषित है, थोड़ा सा नहीं, भ्रशम अत्यधिक प्रदूषित है, तो भ्रशम यहाँ पर आ जाएगा। आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। भ्रशम नहीं, सारे आएंगे, हम नहीं करेंगे, आप अभी अर्थ पहचान जाएंगे यदि सारे आ गए तो हमें पहले खुद का दिमाग लगाना है, फिर हमें देखना है। खालिस्तान जीवनम दुर्वहम अस्ति। दुर्वहम मतलब कठिन है जीवन, जीवन हमारा कठिन है। कहाँ? यहाँ, वहां, जहाँ, यहाँ, अत्र यहाँ जीवन कठिन है। अब जहाँ बोलोगे तो वो तो क्वेश्चन बन जाएगा भैया, सामने वाला पूछ लेगा जहाँ कहाँ, यहाँ, यहाँ जीवन कठिन है, तो अत्र। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम खालिस्तान लाभदायकम भवति। प्रकृति के वातावरण में क्षण भर भी रुकना, संचरण करना लाभदायक होता है। तो संचरणम लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी रुकना लाभदायक होता है। तो अपी आएगा, देखते हैं। हमने यहाँ पर, मैं अपने तरफ से यहाँ पर हम अपी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण खालिस्तान प्रकृति आराधना। पर्यावरण के संरक्षण में खालिस्तान प्रकृति की आराधना, मतलब आराधना करो। तो जब हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है तो प्रकृति की आराधना कैसे करनी है? सदा करनी है, एव करनी है। अब देखिए, जब हमें ऐसा समझ में ना आए कि मैं सदा, मैं क्योंकि आपको उत्तर नहीं दिखाना चाहती अभी, तो हम अपने तरह से चलते हैं। जब इस तरीके का आता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, मैंने भी नहीं देखा क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें यहाँ क्या भरना है, छोड़ दो। समय सदुपयोग का करनी है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, आज कल परसों की हमेशा, हमेशा। चलिए, हम यहाँ पर सदा भर देते, नहीं भरा हमने चौथा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ऐसे ही ट्रिक से भरना है पेपर में। फिर है भूकंपित समय खालिस्तान गगन में उचितम भवति। भूकंप के समय में खालिस्तान गमनम में, मतलब कहाँ गमन करना उचित नहीं होता। भूकंप आता है तो हम मतलब कहाँ जाना क्या होता है? उचित होता है, उचित नहीं होता, नहीं उचित होता है। जब भूकंप आता है ये कहा जाता है कि घरों से निकलो, कहाँ निकलो? बाहर। तो यहाँ पर बही। खालिस्तान हरितमा, खालिस्तान शुचि पर्यावरण, जहाँ हरियाली वहां पर्यावरण स्वच्छ। तो जहां और वहां मतलब यत्र और तत्र। देखिए, हमने यत्र रसम भरा, यत्र तत्र अत्र भरा, अपि भरा, सदा भर दिया, वही भर दिया, क्या बच गया? एव। तो क्या हमारा पर्यावरण की संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। बिल्कुल सही, पर्यावरण की सुरक्षा करना प्रकृति की आराधना करना है, पूजा करना है।
आप देखें क्या उत्तर हमारे सारे सही हैं। अब ले जाऊंगी उत्तर की तरफ। अपि, अपि, भ्रशम, अत्र भर दिया था, एव सही है हमारा, देखिए करेक्ट लिखा हुआ है। आगे सदा भी लिखा था, बही और यत्र। तो ये कैसे हुआ? देखिए मैंने क्यों आपको उत्तर नहीं बताया, क्या मुझे नहीं पता थे? लेकिन यदि मैं सारे उत्तर आपको दिखा देती एक साथ, तो आप फिर क्या करते, उत्तर देखते। हमें ये भी तो पता हो हमारे पास पेपर में उत्तर नहीं होते, तो हम कैसे भरेंगे? हम भी भ्रमित होंगे। अभी हुए ना, छोड़ दो उसको, थोड़ा सा आगे बढ़ो, हिंदी अनुवाद निकालो। जब आपसे एकाध खालिस्तानी बनता तो वो तो उभर कर ऊपर आ जाता है। जैसे कि पानी में तैरते हुए यदि हमने डाले हैं, कुछ चने डूब गए, कुछ चने ऊपर आ गए, तो अपने आप ऊपर जो आ जाएंगे ना, यही अलग करना है। ठीक है, तो बस जो उभर कर ऊपर आया यही अलग करना है, इसी को इसमें भरना है। तो इस तरीके से भी कुछ माध्यम से आप भरा कीजिए, ऐसा नहीं कि एक नहीं बना और हम आगे बढ़ गए। तो हिंदी अनुवाद करते जाएंगे और आपको हर एक चीज आसान होती जाएगी। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम लिखत, पर्यायवाची पद लिखना है। यहाँ पर पर्यायवाची समानार्थी पदों को लिखना है जो उसके पर्याय हो, दूसरे अर्थ भी निकले, मतलब समानार्थी अर्थ निकले। और भी सलिलम, सलिल मतलब पानी होता है, जल होता है, तो सल और जलम ही है, जलम। आम्रम, आम्र का हमने पढ़ा है 9th में भी, आपने पढ़ा होगा पहले पार्ट में, रसाला। तो रसाला को आम्रम रसालम भी कहते हैं। वनम, वन को यहाँ एक और आया है, अच्छा सा पर्यायवाची आया है पाठ में, जब एकांते कांतारे मतलब कांतारम, कांतारम को वनम कहा है। शरीरम तनु पेश्यत, मनः शोष्यति तनु पेश्यत। याद करिए हमने पढ़ा था पहले दूसरे या तीसरे श्लोक में कि हमारे शरीर का पोषण कर रहा, पहले ही में पढ़ा था। तो यहाँ पर शरीर को तनु बोला गया था। कुटिलम, जो कुटिल स्वभाव होता है, थोड़ा सा कठोर, मतलब वक्रम, कुटिल का टेढ़ापन आता है, तो वक्र मतलब भी टेढ़ापन होता है। कुटिल, उसके स्वभाव में कुटिलता है, टेढ़ापन है, सीधा नहीं रहता, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। तो कुटिल स्वभाव, तो उसको वक्रम, उसका समानार्थी हो जाता पर्यायवाची। पाषाणा को हम जानते हैं प्रस्तरम दिया है, पाषाणा का प्रस्तरम। तो सलिलम जलम, आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनु, कुटिलम वक्रम, और यहाँ पाषाणम का प्रस्तरम। अब देखिए विलोम पदानी, हमने जब पर्यायवाची पढ़े तो भैया विलोम कहाँ छूटेगा, विलोम भी पढ़ेंगे। सुकरम मतलब जो सरल हो, तो दुर्वहम कठिन है, हमने दुर्वहम पढ़ा है क्योंकि। दूषित, जो दूषित है, तो शुद्ध, तो शुद्धि आ जाएगा, या शुद्धि तो आता ही है, लेकिन पाठ के अनुसार शुचि, शुद्ध, पवित्र। ग्रहंती, ग्रहण करना, वितरंती, बांटना। निर्मलम स्वच्छ, समलम मल से युक्त। दानवाय, मानवाय, दानव का मानव, जैसा विभक्ति लगी वैसी विभक्ति लगा दो, दानवाय मानवाय। शांता, तो अनंता, शांता मतलब कुछ गिनती की ही, अनंता जो अनंत हो। तो यहां पर हुए विलोम पद। अब यहाँ पर देखिए कुछ नया आया है, समस्त पदानी समास नाम। समस्त पद दिया हुआ है, मतलब एक पूरा पद बना हुआ है ना। पाठात चित्वाचा समस्त पदानी समास नाम चा लिखत। देखिए विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद आपको यहाँ पर बनाना है, और समस्त पद बनने के बाद समास के नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर विग्रह दिया है आपकी किताब में, मलैन सहितम। अब जब मल के साथ हो तो हम क्या उसमें उपसर्ग लगा देते, जब भी हम साथ की बात करते हैं। चित्र के साथ आ जाना, तो हम चित्र के साथ आने की जगह और बोल देते सचित्र वर्णन करो, चित्र के साथ वर्णन करो, शायद पढ़ने वाले को भी अच्छा ना लगे, सचित्र वर्णन करो, वो समझ जाता है चित्र के साथ। तो मलिनम सहितम का क्या हो जाएगा, समलिनम। देखिए यहाँ पर मलिन सहितम, समलम, समलम पाठ के अनुसार चल रहा है, समलम। और यहाँ पर आगे क्या दे दिया था, सा जो दे दिया है सहितम, ये अव्यय के रूप में आ गया है। देखिए अव्यय जब हम, हमारा समास जो है अव्यय जब हम पढ़ते हैं, तो जो पहला पद अव्यय वाला होता है वो पीछे आ जाता है विग्रह करने पर, और अपने कुछ परिवर्तित रूप में आता है, मतलब अपना पर्याय शब्द लेकर आता है। तो यहाँ पर मलिन सहितम को जब हम जोड़ेंगे तो समलिनम, सहित नहीं आया, पर समलिनम ने, समलिम ने क्या कर दिया, मलम ने क्या कर दिया, उसको जोड़कर बता दिया कि मल के साथ, अव्ययी भाव समास है ये। हरिता चा एव तरवा, हरे पेड़, वे पेड़ जो हरे हैं, तो वे पेड़ जो हरे हैं, या फिर हरे जो पेड़ हैं,
तो पेड़ों की यहाँ पर क्या है, सूखा पेड़ नहीं है, हरा पेड़ है। पेड़ की विशेषण, विशेषण और विशेष कहाँ आता है, कर्मधारय में। तो जब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हरित तरुणाम। विशेषण और विशेष, हरा विशेषण है, तरु विशेष है। तो जब ये आता है तो ये कर्मधारय में आता है। आगे देखिए, ललिता चाया लता। लता कैसी है, ललित है, सुंदर है। तो ललिता लता कर्मधारय, विशेषण और विशेष। ललित लता नाम, और ललिता लता वही हो जाएगा सुंदर लता, पर ये पूरा हमारा संस्कृत नहीं बनाएगा। लताओं की सुंदरता या जो ललित सुंदर लताओं का, तो यहाँ पर ललित लता नाम। नवा मालिका, ये जोड़ दिया नवा मालिका, और अलग करेंगे तो नव मालिका। ये भी हमारा कर्मधारय में है, क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरता नव है वो एक विशेषण का काम कर रहा है, यह मालिका विशेष है। धृतः सुख संदेशः एन, धृत सुख संदेश, सुख का संदेश देना। तो यहाँ पर सुख का संदेश, सुख का संदेश देने वाला, जो सुख का संदेश देने वाला होगा, बहुब्रीहि समास। देखिए यहाँ पर एन जुड़ गया, यहाँ पर या जुड़ा था, ए जुड़ा था, ये कर्मधारय की विशेषता हो जाती है। कर्मधारय, यहाँ पर एन जुड़ गया, यहाँ पर यस सहा जुड़ जाता, तो ये बहुब्रीहि समास का हमारे लिए एक पहचान हो जाती। तो जो सुख का संदेश देने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान मैला। मैला है कीचड़ के जैसा, ना काजल के जैसा। यहाँ पर जो विशेषता है मैले होने की, वो काजल के जैसी है कि कीचड़ के जैसी है, काजल के जैसी है। तो यहाँ पर क्या, इव भी आ गया। यहाँ पर कर्मधारय की एक और इव भी आता है बीच में। घन एव श्यामः, घनश्याम। तो कज्जलम एव मलिनम कर्मधारय समास का है, कज्जल मलिनम। दुदांत दशनई, यहाँ पर जो मतलब जो दांतों की जो बात की गई, वो भयंकर दांत, डसने वाले। तो यहाँ पर विशेषता तो बताई गई है दांतों की, तो कौन सा हो गया, उसको जोड़ दो। तो दुर्दांत दशनई, दुर्दांत दशनई, तो क्या हो गया, ये कर्मधारय समास। आप देख पा रहे हैं सब में विशेषण की ज्यादा बात हुई है, तो कर्मधारय समास की बात हुई है। पहला भी हमारा अव्ययी है, और एक अलग आया था यहाँ पर धृत संदेश संभाला, सुख संदेश संभाला, ये आया था आपका बहुब्रीहि समास में। नियम पढ़ते जाइए, समास भी बन जाते हैं। प्रश्न निर्माण है। देखिए, प्रश्नों का निर्माण करने से पहले हमेशा किम के शब्द रूप आपको पता होने चाहिए। आपका जो ये प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, उनके आपको अर्थ पता होने चाहिए। साथ ही जिसका प्रश्न निर्माण करने वाले, उसका हिंदी अर्थ भी हमको आना चाहिए। आराम से कर लोगे। कैसे, देखिए, शक्तियानम, शकटियानम है वो, मतलब जो रेल यान, मतलब जो वाहनों से सहित। कज्जल मलिनम धूमम मुंजति, जो वाहन है वो काजल के समान क्या कर रहे हैं, धुएं को छोड़ रहे हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंजति, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको रेखांकित दिया होगा शब्द। तो कज्जल मलिनम, किस प्रकार का धुआं छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं ये नहीं है, फिर तो वो धूमम आ जाएगा। पर धुआं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो किस प्रकार का, कीदृशम। जब भी आ जाएगा किसी की विशेषता, हमेशा वहां कीदृशम आएगा। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसाद्यति, उद्यान में पक्षियों का जो कलरव है वो प्रसाद फैल रहा है। तो पक्षियों का, अब यहाँ पर अगर इसी का वो है तो देखिए केशाम फिर आएगा। उद्यान में किसकी चहचहाट फैल रही है, केशाम। राम नाम शाम हमेशा षष्ठी बहुवचन में होता है, तो जहां भी आपको रमा नाम, रामा नाम, रमा नाम, रामा नाम और पक्षी नाम, ऐसे वृक्ष नाम आएंगे, वहां पर हमेशा आपका जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो केशाम ही आता है। आगे देखिए, पाषाणी सभ्यतायाम लताम तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। तो देखिए फिर कि क्या यहाँ पर हम कौन सा प्रश्नवाचक लगाएंगे, क्योंकि पाषाणी जो सभ्यता है उसमें हमारी लताएं, तरु और जो झाड़ियां हैं वो पिसना, उसके तले क्या हो रही है, पिस रही हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सभ्यताम के लिए मांगा है। पाषाणी सभ्यताम मतलब पाषाण की सभ्यता के तले पत्थर के नीचे कौन पिस रहा है, के बहुवचन आ गया, कौन पिस रहा है। तो लता तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा जो हैं वो पत्थर के तले, यहाँ पर ये क्या हो गए हमारे दो और बचे हुए हैं। महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्तियां धावंती, महानगरों में वाहनों की अनंत अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं। यदि वाहना नाम होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
के सामने, लेकिन कहाँ वाहनों की पंक्तियां दौड़ रही हैं, तो फिर आ जाता है कुत्र। महानगरों में, ऐसा आपको अंडरलाइन आता है पेपर में कि आपको किस शब्द का प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। तो कहाँ गाड़ियों की लगातार पंक्तियां दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, कुत्र आएगा। कुत्र, जब भी किसी स्थान की बात आती है वहां पर प्रश्नवाचक शब्द हमेशा कुत्र आता है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में ही, सन्निधौ मतलब उसके सानिध्य में, उसके साथ रहने में ही हमारा क्या है, वास्तविक सुख होता है। तो किसके सानिध्य में हमारा सुख होता है, किसके साथ रहकर हम सुखी अनुभव करते हैं। तो प्रकृत्याः मतलब कस्याः, ये षष्ठी विभक्ति है, प्रकृति के साथ। विभक्ति देखिए, हिंदी अर्थ कीजिए, उसके अनुसार आप प्रश्नवाचक शब्दों को रखते जाइए, बशर्ते प्रश्नवाचक शब्द भी आपको पता होने चाहिए। तो आप देखिए 10th पढ़ रहे हैं तो इतना तो है ही कि आपको प्रश्नवाचक शब्द अभी तक रट चुके हैं, कहाँ क्या आता है, किस तरीके से हिंदी की जाती है, ये सब तो हमने 6 में देखे ही है। तो यहाँ पर पूरा पाठ हमने कक्षा 10वीं का शैमोशी का कंप्लीट किया। 1 शॉट के अंतर्गत आपको गया, जिसमें पेपर में आपको बहुत जल्दी में आप पूरा पाठ देख पाए कि क्या मुख है। इससे संबंधित जब आप ये पाठ पढ़ने बैठे तो ऐसा लगता है कि अगर ये थोड़ा और समझना चाहिए मुझे, या यहाँ पर मुझे कहाँ कठिनाई आ रही है, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल स्टेप अप एकेडमी के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपकी शंकाओं का निवारण होगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन समास को आपने पढ़ा, जिन संधियों को आपने पढ़ा, उनको आप देखें, उनको आप पढ़ें, संधियों का वीडियो आप देखें, अव्यय आए हैं अव्ययों का देखें। और ये देखने के लिए कहाँ जाएं, आप कैसे करें, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हमारे स्टेप अप के जो वेबसाइट आपको नीचे दिख रही है, आप अपने मोबाइल पर इसे डाउनलोड कीजिए और इस पर जाकर विजिट कीजिए। तो केवल आपको संस्कृत का ही नहीं, किसी भी विषय में यदि शंकाएं हैं, किसी भी विषय का यदि आपको वीडियो उठाना है, पढ़ना है, तो कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बोर्ड के यहाँ पर शिक्षा है, यहाँ पर जो बुक्स के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, जो आपको दिया जा रहा है मटेरियल, वो सब कुछ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई ऐसा है जो कि इस तरीके का कोई तैयारी कर रहा है, नीट क्लैट या फिर जेईई की जैसे और भी अन्य लिखी हुई हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है, अच्छे माध्यम से सरल ट्रिक के साथ और अच्छे शिक्षकों की वाणी में। तो यहाँ पर आपको ये सब पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी के साथ जुड़े रहना होगा, जिसके लिए आपको इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही पड़ेगा। थैंक यू।